राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। इपॉक्सीडेशन में मेटा सीपीबीए हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट रिएजेंट है, इपॉक्सीडेशन का ही नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, डीएमडीओ। ये भी इपॉक्सीडेशन ही करवाता है। डीएमडीओ क्या होता है? डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन, ठीक है। ये ऑक्सीरेन का स्ट्रक्चर है और उस पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो ये आपका होता है डीएमडीओ। एरो पे या तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा या सिंपली हमें मिलेगा डीएमडीओ लिखा हुआ, ये वाला जो एरो होता है, एरो के ऊपर रिएजेंट जहाँ पे मिलता है, या तो फिर आपको मिलेगा क्या, एक चीज़ और, आपको डायरेक्ट डीएमडीओ ना लिख के अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल अगर बनाना चाहें तो वो हमें कोई कीटोन दे देंगे, इसी एरो के ऊपर एक आध कोई कीटोन दे देंगे और साथ में हमें यहाँ मेंशन कर देंगे कोई परऑक्साइड, बस। उसके बाद हमें ये सब नहीं लिखेंगे, मतलब डीएमडीओ ये डायरेक्ट नहीं लिखेगा, एरो के ऊपर ये लिख देगा, ठीक है। और कोई हमें रिएजेंट दे देगा, होगा सिंपल ही, बट लेकिन अब यहाँ पे परेशानी क्या हो जाएगी कि अगर हमें पता ही नहीं है कि डीएमडीओ बनता कैसे है, ठीक है, तो हम कंफ्यूज। तो देखिए, कभी भी आपको डरना नहीं है, जब भी रिएक्शन दिखेगी क्वेश्चन, तो आप अभी, क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो अभी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अचानक से कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे और उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या करेंगे तो गलत कर देंगे, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप लोग प्रिपरेशन के टाइम पे करिए। देखो, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? मान लो ये रिएजेंट और ये सब छोड़ो, हटाओ ये सब चीज़ें, सिंपली हमें क्या मिल रहा है, एक कीटोन है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, और साथ में हमें इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि क्या है, अभी हमको सिर्फ ये 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक। अब हम यहाँ से इतना तो समझ सकते हैं कि पोटाशियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा। ये कोई आयन है भाई, HCl, NaCl है ना, NaOH इसी टाइप का तो है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और माइनस पे चाहे जो मर्जी लगाओ, प्लस पे हमारा पोटाशियम लगा है, यहाँ पे देखो माइनस पे कुछ भी लगाओ एनायन, और कैटायन हमारा पोटाशियम। इतना समझ में आया? अब हमें इससे इतना भी और समझ में आ रहा है कि हम अटैक करा सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं ना, तो हम अटैक करवाते हैं इसका, यहाँ पे हमने अटैक करा है। देखो, अभी हमें नहीं पता कि इससे क्या बनेगा, डीएमडीओ बनेगा, क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता, नथिंग। अभी हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर कैसे सकते हैं, समझ रहे हो? चलो, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो मॉलिक्यूल का ये पार्ट था SO2OH, ऐसे ही मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऑक्सीजन, इतना पार्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन लगा था माइनस, इसने अटैक किया था एक कार्बन पे, ये वाला, इस पे 2 मिथाइल लगे थे, और यहाँ पे एक O माइनस, यही तो हुआ ना, इतना समझ में आया? पोटाशियम अगर हटा दूँ तो यही तो है भैया, बस इस मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया है, ऑक्सीजन है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ये माइनस, देखो, अब अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो अब हमको इपॉक्साइड का आइडिया होगा, ये ऑक्सीजन को यहाँ अटैक करवाइए, ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़, ठीक है, और जो पोटाशियम बचा था वो यहाँ पे इस O माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बना, क्या है ये, डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन, डीएमडीओ है ना, तो हम ये समझ सकते हैं। तो कभी कभी हमको डायरेक्ट रिएजेंट ना लिख के उसी का रिएक्टेंट लिख देगा, और फिर हम पहले उस रिएक्टेंट को यूज़ करके रिएजेंट बनाएं, फिर रिएजेंट और रिएक्टेंट में फर्दर रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाएं। तो बस ये
दिमाग को घुमाने वाली बात हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखते हैं। बनेगा तो इपॉक्साइड, क्योंकि इपॉक्सीडेशन ही कॉज करता है ये भी, OBN। और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा OBN ही लगा, ठीक है। हमको एरो पे लिखा है DMDO। अब हमें रिएक्शन प्रोसीड करानी है। हमें पता है कि इपॉक्सीडेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं वेज पे बहुत बल्कि 2 ग्रुप लगे, दोनों, और डैश पे एक ही है। तो हम किस पे कराएंगे इपॉक्सीडेशन? डैश पे, वेज पे नहीं कराएंगे, क्योंकि वेज पे हिंड्रेंस है, ज़्यादा हिंड्रेंस है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, है कोई बहुत टफ नहीं। देखो, अगर हमें रिएजेंट पता है और उसका काम पता है कि वो करता क्या है, तो हमारे लिए क्वेश्चन कितनी देर का था? अभी तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इस वजह से मुझे 1 आध मिनट लगा, 1.5 मिनट। बट एग्ज़ाम में आपके सामने ऑप्शन में ये सब चीज़ लिखी रहेंगी, आपको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट से भी कम टाइम आपको लगेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, है ना। तो हमें हमारी प्रैक्टिस को इतना आगे पहुंचा देना है, इतना मेहनत करके हर चीज़। देखो, जब आप 5-6 बार एक एक क्वेश्चन कर लेते हो ना, चाहे आप, कुछ बच्चे होते हैं जो 2-4 बार ही करते हैं और उनको याद हो जाता है, एकदम मेमोराइज हो जाएगा कि इस रिएजेंट का ये काम है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 7-8 बार में याद होता है, 8-10 बार क्वेश्चन सॉल्व करने, रिवाइज करने में याद होता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई 2 साल में सिलेक्शन लेगा, कोई 4 साल में सिलेक्शन लेगा, हो सकता है कोई 6 साल में सिलेक्शन ले, बट सिलेक्शन सबका होगा। ये अगर आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू आप टाइम दे रहे हैं केमिस्ट्री को, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो भाई सबकी कैपेसिटी के ऊपर है, तो डरना नहीं है क्वेश्चन से। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा जो रिएजेंट है इपॉक्सीडेशन का, H2O2 NaOH, ठीक है। अच्छा, H2O2 तो लिखा है, बट साथ में हमेशा आप यहाँ पे NaOH आपको मिलेगा, चाहे KOH। मोस्टली NaOH देखने को मिलता है, बट KOH भी देखने को मिल सकता है। मतलब कोई बेस रहेगा, और बेस स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है, इनसे जो बेसिस बनते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टार पॉइंट क्या है? सिस एल्कीन हो चाहे ट्रांस एल्कीन हो, कुछ भी हो, बनेगा हमेशा क्या? ट्रांस एल्कीन ही। समझ में आ रहा है ना? चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, लेकिन बनना हमेशा ट्रांस एल्कीन है। चलिए, तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसको मैं ओपन करके लिखती हूँ। और साथ में NaOH। यहाँ पे जो NaOH है ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को जैसे ही रिमूव ये करेगा तो O- H+ चला गया, O- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये O- आपका अटैक करेगा यहाँ इस पॉइंट पे। ये है अल्फ़ा, ये है बीटा। बीटा वाले कार्बन पे हमेशा O- अटैक करेगा। क्यों बीटा पे करता है? देखो, ज़रूरी नहीं, अगर ये ग्रुप मैं उठा के इधर भी लगा दूँ तो ये फिर अल्फ़ा पे अटैक करेगा। ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, इसको ओपन करें, क्या था? SO2PH, ठीक। यहाँ पे क्या है? आपको रेजोनेंस मिलेगा, इस वजह से ये जैसे ही
अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद हमें मिलता क्या है, ये देखिए यहाँ पे तो हमारा OH लग गया, इधर डबल बॉन्ड, ये सल्फ़र O-, इधर O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH, ये हमको मिला, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीशीज़ हो गई ना, चार्ज आ गया इसमें, तो अब ये वापस यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक। और क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट एज अ माइनस चार्ज, और ये इसको हटाएं, इसको इधर लिखते हैं, और जैसे ही ये माइनस एज अ माइनस यहाँ पे आता है, ये माइनस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और OH माइनस यहाँ से रिलीज, फिर क्या होगा, यहाँ पे तो SO2PH रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ बनता है हमेशा ही ट्रांस एल्कीन बनता है, तो जो ये वाला जो PH है इसको आप इधर लिख दीजिए, अब हो गया ये ट्रांस एल्कीन, बस सिंपल। हिंड्रेंस वगैरह यहाँ पे भी दिखी जाएगी। एक एग्जांपल लिखते हैं स्टीरियो का, तो वहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री समझ, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री तो हमें लेके चलना ही चलना है। एग्जाम्पल में अगर जैसे यहाँ स्टीरियो दिए तो स्टीरियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट बनेगा हमेशा यहाँ पे क्या, ट्रांस एल्कीन ही, जब हमें रिएजेंट H2O2 विद NaOH मिलेगा, तब की बात मैं कर रही हूँ। तो हमें पता है इपॉक्सीडेशन कराना है, ठीक, और क्योंकि ये डैश पे है तो वेज पे बनेगा और ट्रांस एल्कीन बनेगी। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांस एल्कीन है भी, देखो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है ना, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ट्रांस है, ये ऐसे रहेगा, और ये जो बॉन्ड अब बनेगा ये बनेगा वेज पे ऑक्सीजन, बस ख़त्म, इतना ही है। तो यहाँ पे हमारा H2O2 NaOH का काम भी होता है ख़त्म, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन को, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद इपॉक्सीडेशन वाला हम टॉपिक ख़त्म करेंगे और बढ़ेंगे अगले रिएजेंट की तरफ। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ही होगा, ठीक है।